मैं अविनाश राजवंश। आज हम हाथरस के केस को लेकर के चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से उस युवती के साथ हैवानियत हुई है, उसकी जितनी कड़ी निंदा की जाए उतना कम है। इसी चीज की चर्चा को लेकर के आज जो अतिथि हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनका परिचय कराना चाहूंगा। दिल्ली से हमारे साथ डॉक्टर संजना जान, जो एक सोशलिस्ट हैं और इंटरनेशनल फैशन डिजाइनर हैं, वो दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मुंबई से ओम कटारे जी हैं, जो एक अभिनेता और निर्देशक हैं। और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले से डॉक्टर सैयद मसूद मुजफ्फर, जो एक सोशलिस्ट हैं और पेशे से डॉक्टर हैं, वो भी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। हम अपनी चर्चा की शुरुआत करने के से पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम अपनी चर्चा शुरू करें। सामूहिक बलात्कार और फिर उसकी हत्या। पुलिस अभी तक अपराधियों को नहीं पकड़ पाई। हरियाणा में रिपोर्ट लिखाने आई एक औरत के साथ जबरदस्ती की गई, कोई एक्शन नहीं। गुजरात में एक गूंगी लड़की के साथ बलात्कार करने की नाकामयाब कोशिश। दिल्ली के सरकारी दफ्तर में महिला के साथ जबरदस्ती की गई। 18 अक्टूबर पटना में एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार फिर हत्या। पुलिस अभी तक हरियाणा में रिपोर्ट लिखाने आई एक औरत के साथ बलात्कार, जबरदस्ती, इस शब्द ने एक ऐसा रूप ले लिया है कि इसे बोलते हुए भी घिन आती है। औरत जो एक माँ है, जननी है, पत्नी है, प्रेयसी है, उसका हर पल इतना अपमान। आज हम अपने ही घरों में, स्कूल्स में, बसेस में, ऑफिसेस में कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं करती, क्योंकि जब भी जहां भी मौका मिलता है, बलात्कारी अपना विकृत रूप दिखाई देता है। क्योंकि उसे न तो कानून की परवाह है, न समाज की, न रिश्तों की। उसे साबित नहीं करना पड़ता है कि उसने बलात्कार नहीं किया है, बल्कि औरत को साबित करना पड़ता है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। औरत को साबित करना पड़ता है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। ये कैसा कानून, कैसा न्याय, कैसा संविधान है? क्या आप जानते हैं, दुनिया के सबसे प्रोग्रेसिव कंट्री अमेरिका में हर 10 मिनट में एक बलात्कार होता है। वैसे हमारा देश भी कुछ पीछे नहीं है इस मामले में। हाल ही में दिल्ली में एक रेप केस हुआ था, उसके बारे में तो हम सब जानते हैं। छात्रा की मृत्यु हुई, अपराधी पकड़े गए, उन्हें सजा भी होगी। लेकिन क्या उनके माँ बाप इस दर्द को भुला पाएंगे? ये जानकी है। जानकी बम्बई में हुए बम धमाकों में मेरे माँ बाप मारे गए। ये खबर सुनते मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। उस वक्त हम विरान में रहते थे। मेरे सगे चाचा आए और मुझे अपने साथ ले गए, लेकिन वो चाचा नहीं, दरिंदा था। एक दिन जब चाची बच्चों को स्कूल छोड़ने गई, तो वो राक्षस मुझ पे झपट पड़ा। छोड़ मुझे, छोड़। मैंने उसका बहुत विरोध किया, लेकिन उसके आगे मेरी एक ना चली। फिर जब भी उसे मौका मिलता, वो मेरे साथ जबरदस्ती करता। और जब यही बात मैंने अपनी चाची को बताई, तो कहने लगी तू कहीं और चली जा। लेकिन मैं कहां जाती?
धीरे धीरे मुझे इसकी आदत सी हो गई। वो जब भी मुझे छूता था ऐसा लगता था मेरे जिस्म पे कोई कीड़ा रेंद रहा है जिसे मैं थोड़ी देर में अपने से अलग कर देती हूँ। एक दिन जब मुझसे नहीं सहा गया, मैं भाग निकली वहां से। कैसा लगता है ये सब सुनकर? कैसा लगता है? हम पहले जानवर थे, फिर इंसान बने और अब फिर जानवर बनते जा रहे हैं। नारी के इस अपमान की कोई क्षमा नहीं, इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं। आप सभी लोगों का आज की इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी चर्चा का जो विषय है, इस अपराध की कोई क्षमा नहीं है। आखिरकार उसके साथ बलात्कार हुआ है और वो अपनी जिंदगी की जंग भी हार गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने SIT भी गठित कर दी, फास्ट ट्रैक कोर्ट भी लगा दी और साथ में उन्होंने CBI की मांग भी कर दी। लेकिन कहीं इसमें भी निर्भया कांड की तरह 7 साल न लग जाएं। मैं ओम कटारे जी से जानना चाहूंगा कि ऐसे कानून में क्या प्रावधान किए जाए जिससे इस प्रकार के अपराधियों को तुरंत कड़ी से कड़ी सजा मिले और इस प्रकार का दंड निर्धारित हो जो एक मिसाल बन जाए कि दोबारा कोई इस प्रकार का अपराध करता है तो उसे ये पता होना चाहिए कि उसका हश्र क्या होगा। ओम कटारे जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा। हाँ, पहले आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं अपने दोनों अतिथियों के पास जाऊंगा। ओम कटारे जी। अविनाश जी, आपको पुनः मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस वार्ता में शामिल किया। नारी के इस अपमान की कोई क्षमा नहीं। मैं इसमें एक और लाइन जोड़ना चाहता हूं कि नारी के इस अपमान की कोई क्षमा नहीं, इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं। मतलब जिसने भी, जो भी इस तरह के जनन अपराध में शामिल होते हैं लोग, उनको दंड ही दिया जाना चाहिए। उनको किसी तरह की माफी और प्रायश्चित करने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। प्रशासन, समाज, पुलिस, कानून व्यवस्था, कोर्ट कचहरी, सबको इन लोगों ने ताक पे उठा के रख दिया है। किसी का डर ही नहीं रह गया है। जब जिसकी मर्जी होती है वो बलात्कार कर देता है। मतलब कहां सुरक्षित हैं लड़कियां? कहां? गांव में, शहरों में, ऑफिस में, घरों में, कहां? पड़ोसी ये कांड कर रहे हैं, घर के लोग ये कांड कर रहे हैं, ऑफिस में ये हो रहा है, सड़कों पे ये हो रहा है, लड़कियों को उठाया जा रहा है, उनकी हत्या हो रही है। तो कहां जा रहे हैं हम लोग? और कितनी, क्या हमारे पास जितनी आबादी है उस हिसाब से उतनी पुलिस है क्या? पुलिस कहां कहां घूमेगी? तो ऐसे अपराधियों को सामाजिक तौर पर एकदम बायकॉट करना चाहिए और सरकार को इतने सख्त कानून बनाना चाहिए, इतने सख्त कानून कि दूसरी बार कोई इस तरह के कुकर्म करने की हिम्मत न कर सके। आप सोचिए, अच्छी खासी लड़की अपने घर से निकलती है पढ़ने के लिए या कोई काम करने के लिए या खेत में काम करने के लिए और 4 लोग उसको उठा ले जाते हैं और उसके साथ इतना, मतलब कितना अमानवीय है ये। सोच के ही दहशत होती है कि हम कहां पहुंच गए हैं। और किसी एक लड़की का बलात्कार होता है और वो जिंदा रहे या मर जाए, लेकिन उसका पूरा परिवार खत्म हो जाता है। तो हम सब, सारी सोसाइटी, समाज पूरी तरह से प्रशासन की मदद नहीं करेंगे और ऐसे लोगों को खुलेआम सजा नहीं देंगे, तब तक ये
बहुत ही मुश्किल है कि इस तरह के लोगों को रोका जाए। वो कौन है जो इन्हें बचाना चाह रहा है? किसकी शरण में है ये लोग? किसकी शय से ये काम कर रहे हैं? ऐसे लोगों को भी पकड़ा जाना चाहिए कि कौन ताकतें हैं जो इनको शय दे रही हैं, इनको बचाने की कोशिश कर रही हैं। हद ही हो गई सच में। मतलब आप देखिए कि रोज का डाटा ये कहता है कि 90 से लेके 100 बलात्कार हर रोज हो रहे हैं। कहां जा रहे हैं हम लोग? किस दिशा में जा रहे हैं हम लोग? हम लोग सभ्य हुए हैं क्या? ये सभ्यता है? ये संस्कार है? ये क्या है? सच में इससे बुरा कुछ ना हो सकता है, ना अब तक हुआ है। और अगर इसे रोका नहीं गया तो ये वो दिन बिल्कुल दूर नहीं जब स्त्रियां अपनी रक्षा के लिए तलवार लेके घूमेंगी या अस्त्र लेके घूमेंगी और अपने फैसले खुद करेंगी। तब वो कानून को ताक पे उठा के रख देंगी और उस वक्त क्या होगा? किस समाज का गठन हो जाएगा? अब सरकार की जिम्मेदारी ये बन जाती है कि ये जो इशू हो गया है, या प्रशासन की या पुलिस की, ये जो इतना बड़ा इशू हो गया है और होता ही जा रहा है, इसके लिए इतने सख्त कानून बना दिए जाएं। बस मैं ओम कटारे जी की बात से सहमत हूं। वो सही कह रहे हैं कि आखिर स्त्रियां कहां सुरक्षित है, घर में, ऑफिस में या समाज में। किसी न किसी की अकाउंटेबिलिटी तो बनती ही है, चाहे वो सरकार हो, प्रशासन हो या समाज ही क्यों ना हो। मैं चाहूंगा कि इस पे डॉक्टर मसूद अपनी राय दें। जी अविनाश जी, मामला ये है कि अपराध तब तक नहीं रुकेगा। ये वाला रेप करना लोगों का पैशन बनता चला जा रहा है और इसके दोषी हम सब हैं। हम सब इसलिए कि हम आप किसी पे आवाज़ नहीं उठाते। कहीं हम मार्केट में जा रहे होते हैं, लोग पट्टियाँ कस रहे होते हैं किसी लड़की पे, हम कभी खड़े नहीं होते। ये मुट्ठी भर छिछोरे लोग, इनकी वजह से ये अपराध बढ़ रहा है। और अपराध का निस्तारण तभी हो सकता है, अपराध तभी रुक सकता है जब तक कोई सख्त कानून ना आ जाए और उस कानून का पालन सख्ती से हो। और मैं तो समझता हूँ कि अपराध ये जो है ये बड़ा घिनौना अपराध है। ये इसको अपराध नहीं कहना चाहिए। इसको तो मेरे हिसाब से ये राक्षसों की प्रवृत्ति है। ये कोई अपराध नहीं है, ये राक्षस प्रवृत्ति है, ये इस तरह का घिनौना काम। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जब तक राजनीतिक दल इनको सपोर्ट करना नहीं बंद करेंगे। अभी आपको देखा होगा उन्नाव में क्या हुआ, पूरे परिवार को मार दिया गया। मैं नाम नहीं लेना चाहता। जम्मू में क्या हुआ, लोगों ने मार्च तक निकाल दिया, उनके साथ समर्थन में नारे भी लगा दिए सत्ता पक्ष के लोगों ने। तो जब तक ये चीज़ें नहीं बंद होंगी, अपराधियों के साथ सत्ता खड़ा होना बंद नहीं करेगी, तब तक या कोई भी नेता जब तक जो है अपराधियों के खिलाफ साथ देना बंद नहीं करेगा, तब तक ये अपराध रुकना मुश्किल है। और मैं समझता हूँ कि ये कैंडल मार्च, मोमबत्तियाँ जलाना, धरना प्रदर्शन, ये राजनीतिक मुद्दा है, ये मेरे समझ के बाहर है। इस पे तो हमें आपको जो है सरकार से सिर्फ इतना सवाल करना चाहिए कि इस पे कानून सख्ती से क्यों नहीं पालन हो रहा है। 15 दिन पहले लोग पकड़ लिए गए, अब SIT क्यों गठित की गई? परिवार को लाश जलाने तक का मौका नहीं दिया गया। सारी प्रशासनिक अमला में मिल करके उसने लाश जला दी। ऐसा क्या डर था कि प्रशासन ने लाश तक नहीं दी, अंतिम संस्कार करने का भी मौका नहीं दिया घर वालों को? इस पे सवाल होना जरूरी है। कम से कम
एक परिवार का अंतिम संस्कार करने का जो अधिकार है वो वैधानिक अधिकार है, उसको तो मिलना चाहिए था। वो अधिकार उनसे छीन लिया गया। ऐसा क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लोग अफसरान हैं वो सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि सरकार ऐसा आदेश देगी कि भाई उसकी लाश ले आओ और उसको जला दो। उससे बहुत तकलीफ ये होगी कि ये राजनीतिक मुद्दा और बन जाए, सरकार के गले की हड्डी बन जाए। जैसा कि अभी आपने कहा कि निर्भया कांड में बहुत कुछ हुआ, बड़ा हो हल्ला हुआ। यही बीजेपी की सरकार जो आज है, यही बीजेपी वाले उस वक्त भी बहुत ज़्यादा उन लोगों ने मोर्चा निकाला, बहुत ज़्यादा उन लोगों ने भी हो हल्ला किया। ये राजनीतिक मुद्दा है, ये राजनीतिक मुद्दा बना लिया उन लोगों ने। मैं तो ये समझता हूँ कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसमें सारे दल को एक हो जाना चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो। आम जनता को भी एक साथ खड़ा होना चाहिए। डॉक्टर मसूद ने बहुत सही कहा है। चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो इस तरह के अपराधों में लिप्त हैं और हम जैसे लोग उनका विरोध नहीं करते हैं। जिस दिन जनता इसका विरोध करना सीख जाएगी, उस दिन वाकई हम इसे जड़ से उखाड़ के फेंक सकेंगे। मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूं। मैं चाहूंगा कि संजना जी अपनी बात रखें, उससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं। मैं फारस रोड के सुंदरी चाय के रूम नंबर 8 की वेश्या है, यानी कि रंडी है मैं। अच्छा नहीं लगता ना लफ्ज, मगर यही सच है। मैं रंडी है और साथ पूरी जिंदगी रंडी रहेगी। लेकिन मैं फारस रोड कैसे पहुंची? इन सब की तरह मेरी भी एक कहानी है। मेरी सौतेली माँ ने महज 500 रुपए के लिए मुझे किसी के हाथों बेच दिया। उस वक्त सिर्फ 12 साल की थी मैं, सिर्फ 12 साल की। उसने मुझे नोचा, खसोटा, फिर किसी और के हाथों बेच दिया। न जाने कितने हाथों बिकते बिकाते मैं फारस रोड पहुंची। कोई भी 100 रुपए देकर सो सकता है मेरे साथ। घबराइए नहीं, एड्स नहीं है मेरे को, इस बात का पूरा ध्यान रखती है मैं। लेकिन इस दलदल से निकलना चाहती है। हर लड़की की तरह मेरा भी सपना था कि मेरी शादी हो, मेरे बच्चे स्कूल जाएं। लेकिन सुना है वैश्याओं की शादी नहीं होती, हमें तो इसी नरक में सड़ना पड़ता है। आई! लगता है मेरा ग्राहक आया है, आके मिलती है आपसे। शायद आप मुझे इस दलदल से निकाल पाए। अरे आई हरकत! ऐसी ही न जाने कितनी कहानियां, कितने दुख, कितने दर्द, लेकिन उन पर मरहम लगाने वाला कोई नहीं। उन पर मरहम लगाने वाला कोई नहीं। शादी क्यों करती है लड़की? घर बसाने के लिए। और आदमी शादी क्यों करता है? दरअसल वो शादी करना ही नहीं चाहता। उसकी शादी तो बस हो जाती है और उसे विरासत में मिलता है औरत को भोगने का अधिकार। औरत की इच्छा न होते हुए भी उसके साथ बलात्कार करने का लाइसेंस। ऐसा ही मेरा शराबी पति मेरे साथ करता था, बार बार करता था। सिर्फ एक बार मेरे मन को समझने की कोशिश की होती, न्यौछावर हो जाती उन पर। जो वो कहते करती, सजती, संवरती, श्रृंगार करती। दुनिया में शायद एक आध आदमी ऐसा होगा जो अपनी पत्नी के मन को समझता हो। शादी के कई साल बाद भी जब मुझे बच्चा नहीं हुआ तो इसका दोषी भी मुझे ही ठहराया गया। मेरे शराबी पति से किसी ने कुछ नहीं कहा। एक दिन वो अपने शराबी दोस्तों को लेकर घर आया और मुझसे कहा, सबके लिए खाना बनाओ। जैसे ही मैंने किचन में खाना बनाना शुरू किया,
उसके दोस्त मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। मैंने विरोध किया, लेकिन वो 5 थे और मैं अकेली। मैं लट गई, बर्बाद हो गई। मेरा शराबी पति उसी छत के नीचे धुत पड़ा था और उसके दोस्त बारी बारी। मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो रात के 3 बज रहे थे। मैं अपने शराबी पति को छोड़कर बाहर निकली मैं अपने शराबी पति को छोड़कर। तो फिर कहाँ सुरक्षित हैं हम? घरों में? नहीं। ऑफिसेज में, स्कूल्स में, बसेस में? नहीं। तो फिर क्या करें? अपने पास रिवॉल्वर रखें या नंगी तलवारें उठाएं? कैसे रोकेंगे इन दरिंदों को? याद रखिए कि जो आज हमारे साथ हुआ है वो आपकी बहन और बेटी के साथ भी हो सकता है। नपुंसक बने मत बैठे रहिए। अगर आपके अंदर की इंसानियत बाकी है तो बलात्कार का विरोध कीजिए, कानून या न्याय मंत्रालय को लिखिए। नमस्कार अविनाश जी। और आज आपने जो मामला उठाया, इस अपराध का कोई क्षमा नहीं। निर्भया कांड जब हुआ, हमने सोचा उसके बाद काफी बदलावत आएंगे, लेकिन आज भी हर 17 मिनट हमारे देश में कहीं ना कहीं कोई ना कोई औरत के साथ गलत हो रहे हैं। और इसके लिए आवाज उठाने से नहीं, कठिन सजा और तुरंत एक्शन की जरूरत है। नियम का द लॉ एनफोर्समेंट जो है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, वो होना जरूरत है। नियम का कोई कमी नहीं। हमारा देश का नियम बहुत सही है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन या मैनिपुलेशन, उसको कौन से तरीके से वो लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, इसी कारण से गलत ज्यादा हो रहे हैं। हाथरस में जो हुआ है वो सुन के हम सब के अंदर इतना दुखी नहीं, इतना ज्यादा शौक है कि आज भी 2020 में हमारा आजादी कहाँ, औरत कहाँ आजाद है? कौन सी लड़की, कौन सी बच्ची आजादी से जी सकते हैं? और सच बोले, जब तक कोई भी लड़की हिम्मत से और आजादी से बाहर जा सकते हैं बिना डर के, जब तक ये नहीं, हम आजाद नहीं। हाथरस में 19 साल की लड़की के साथ ये जो हुआ है, अनइमेजिनेबल, हम सोच भी नहीं सकते। उसका हड्डी तोड़ के, उसका जुबान आज बंद है, शी इज गॉन। सो हमें ये समझना जरूरत है, न्याय के लिए, नीति के लिए हमें आगे आना जरूरत है। और ये नहीं कि इसके लिए, इस लड़की, इस बच्ची के लिए ही, हर एक के लिए, न्याय नीति के लिए हमारा आवाज से बदलावत आना है। अब बदलावत की जरूरत है। अच्छाई के लिए क्या चाहिए? बदलावत। और बदलावत इसी में है कि हम हिम्मत से, आजादी से और बिना डर के जी पाए। अक्सर ये पाया जाता है कि जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो इसमें पुलिसिया रवैया बहुत ही बेकार होता है। या तो वो एफआईआर नहीं लिखते, और अगर लिख भी लेते हैं तो इस पे लीपापोती करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? आज हाथरस की बेटी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब पूरे देश में इसके खिलाफ आवाज उठी, तब जाके मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए। साथ में एसआईटी टीम गठित की और इसकी सीबीआई जांच के लिए भी कह दिया। उन्होंने वहां के एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर सहित 5 पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया। लेकिन क्या सस्पेंड करने से यह बात बन जाएगी? ऐसे पुलिसकर्मियों को तो नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए अगर वो पूरी तरह से दोषी पाए जाते हैं तो, क्योंकि ये वर्दी उन्हें भारत सरकार इसलिए देती है कि वो जनता की रक्षा कर सके, ना कि उसे भक्षक बन सके।
आखिरकार इन प्रशासनिक अधिकारियों की वजह से सीएम योगी आदित्यनाथ जी को भी शर्मिंदा होना पड़ा। इसलिए मैं सबसे पहले ओम कटारिया जी से जानना चाहूंगा कि आखिर पुलिस वालों का ऐसा रवैया क्यों होता है। वो क्यों नहीं समझते कि ये वर्दी उन्हें जनता की सेवा करने के लिए मिली है और वो इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं आपकी राय जानना चाहूंगा, सबसे पहले ओम कटारिया जी से, उसके बाद मैं अपने दोनों अतिथियों के पास आऊंगा। ओम कटारिया जी। अविनाश जी, बात सिर्फ पुलिस की नहीं है कि पुलिस वाले एफआईआर नहीं लिखते हैं या पुलिस इस बात को दबा देती है, बल्कि यह है कि इसमें इतनी राजनीति होती है कि हर आदमी उसको अपने अपने तरीके से उसकी कहानी बनाता है। तो सच क्या है वो तो नीचे दब गया। आज मीडिया जिस तरह की बातें उछालती है या उसको एक इशू बना के पूरे देश में राजनीति खेलती है और उसकी चर्चाएं होती हैं, जिस पर सिर्फ ये बातें होती हैं कि विरोधी पार्टी ने ऐसा किया है और सत्ताधारी पार्टी ने ऐसा किया है। अरे मगर जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है उसको न्याय मिला कि नहीं, इसकी चर्चा क्यों नहीं करता कोई। एसआईटी गठित कर दी गई, ठीक है, 3 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक पर उसको न्याय मिल जाएगा, मुआवजा भी दे दिया जाएगा। बट इन सब चीजों से ये रुक रहा है क्या? पहले भी तो मुआवजा दिया गया, एसआईटी बिठाई गई है, लेकिन रुका क्या? तो सारे तार कहां पर ये जुड़े हुए हैं और जिनकी वजह से इस तरह के केसों को दबाया जाता है, चाहे वो पुलिस उसको सपोर्ट कर रही है, सहयोग कर रही है, या कोई और, या कोई लोकल बाहुबली, उन सबको पकड़ना चाहिए। और इस पर कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। सीधी सीधी बात यह होनी चाहिए कि पुलिस और विक्टिम या उसका परिवार, उसके साथ सारी सलाह मशवरा हो और दोषियों को सजा मिले। वरना मुझे जो लग रहा है, मैं जो देख रहा हूं कि अगर इसको नहीं रोका गया अभी भी, और इसमें जो लोग भी इसमें शामिल हैं, इसको बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे दूसरे तरह के लोग हों, या जो लोकल शक्तिशाली लोग हों, अगर ये सब नहीं रोका गया तो वो दिन दूर नहीं, मैंने पहले भी कहा है और अब भी कहता हूं कि सारा समाज, सारी जनता सड़क पे आ जाएगी और खुद फैसले लेने लगेगी। और आप पुराना रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, इतिहास उठा के देख लीजिए, जब जब इस तरह के अत्याचार हुए हैं तो लोग सड़क पर आ गए हैं और लोगों ने अपने निर्णय खुद लिए। लोग मर गए, कट गए, सब हुआ। किसी लड़की के साथ इतना जनन अपराध होता है, चैनल उसके बारे में बहुत सारी खबर छापता है, बोलता है उसके बारे में, उसके लिए कैंडल मार्च निकाला जाता है, 10 लोग उछलते हैं, सब करते हैं। बट इसके बाद ये रुका क्या? निर्भया कांड के बाद 7 साल बाद उन अपराधियों को फांसी की सजा जरूर हुई, मगर इससे किसी ने सबक लिया क्या? इसका मतलब यह है कि हमारे या इस तरह के जन अपराध करने वालों के दिमाग से शासन, प्रशासन, कोर्ट, कानून, माँ बाप, सोसाइटी, सबका डर निकल चुका है। वो जानते हैं कि इस तरह के अपराध करके किसी न किसी की शरण में पहुंच जाएंगे और बचा लिए जाएंगे। जो लोग बचा रहे हैं, जरा उनसे ये पूछा जाए, क्या उनके घर की बहनों और औरतों के साथ अगर इस तरह का कांड होगा, या जो पुलिसकर्मी इसमें लिप्त हैं, अगर उनके साथ ऐसा कुछ होगा तो क्या वो सोचेंगे और क्या उनका हाल होगा? मेरा मतलब इतना मन दुखी है, बस कह लीजिए कि कुछ भी सारी खबरें सुनने के बाद ऐसा लगता है
कि हम कहाँ और किस समाज में और किस वक्त रह रहे हैं कि जहां हर दूसरी न्यूज सिर्फ अपराध की ही होती है। शर्म आ रही है सच में। और मुझे लगता है कि सारे लोगों को किसी भी तरह इस तरह के अपराध को छुपाने की, बचाने की, उन अपराधियों को शरण देने की कोशिश करती है, उन सबको डूब के मर जाना चाहिए। आपने बहुत ही सही कहा सर। आखिर इस प्रकार के जघन्य अपराध पर भी राजनीति क्यों? इस प्रकार के अपराधियों को सजा दिलाने के लिए हम में तो एकजुटता होनी चाहिए। आपने एकदम सही कहा कि इस पे कभी भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर मसूद भी अपनी राय रखें। देखिए, पुलिस की कार्यशैली तो हमेशा कटघरे में रहती है। याद होगा आपको कि बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी तो उन्होंने दावा किया था कि हमारे यहाँ अपराध कम हो गया है क्योंकि हमारे यहाँ FIR लॉन्च जो है बहुत कम होगी। सच्चाई ये थी कि FIR लॉन्च ही नहीं होती थी, लिखी ही नहीं जाती थी। और ख़ास तौर से अपराध जो है वो गरीब तबकों के साथ होता है, और गरीब तबके के न तो शासन उनके साथ होता है, न प्रशासन उनके साथ होता है, न उनके पास पैसे होते हैं कि किसी को घूस देकर अपना काम कर सके। जब उनके साथ ये दुर्व्यवहार किया जाता है तो प्रशासन भी पैसे वालों के साथ खड़ा होता है, क्योंकि 90% देखा गया है कि अपराधी पैसे वाला होता है। आज जो बड़े बड़े माफिया हैं आप देख लीजिए, एक एक जेब में उनके करोड़ों रुपए होंगे, हम आप गिन नहीं सकते इतना पैसा होगा। तो ये आपका कहना ठीक है, इस पे भी पुलिस की, प्रशासन की जवाबदेही तय होनी चाहिए। और इस तरह के जघन्य अपराध के लिए, मैं जघन्य का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जघन्य अपराध के लिए, शर्मनाक कृतज्ञ के लिए, इनके ऊपर तो मैं समझता हूँ कि इनको सस्पेंड क्या, इनके ऊपर टर्मिनेशन का चार्ज होना चाहिए, इनको बर्खास्त करना चाहिए और इनके खिलाफ अपना कार्य सही से न करने का चार्ज लगना चाहिए, इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। जब तक पुलिस वालों के ऊपर मुकदमा नहीं होगा, जब तक ये नहीं समझेंगे कि हमारे ऊपर भी मुकदमा हो सकता है, हमको भी कटघरे में खड़ा होना पड़ सकता है, तब तक ये सुधरने वाले में से नहीं है। और बस मैं क्या कहूँ कि सरकारें कोई भी आती हैं, सरकारें बदल जाती हैं, 5 साल की सरकार होती है, कोई सरकार रुक नहीं रही है। सरकारें बदलती हैं, रवैया वही रहता है, क्योंकि अफसरान तो वही रहते हैं, नेता भले चेंज हो जाए, अफसरान तो वही रहते हैं। तो अफसरानों का रवैया तब तक नहीं बदलेगा जब तक इनकी जवाबदेही तय नहीं होगी। और मैं बस ये चाहता हूँ सरकार से, ये हमारी मांग है, मीडिया के थ्रू, आपके थ्रू हमारी आप आवाज़ बन रहे हैं, आप सरकार से हम लोगों की तरफ से ये मांग कर सकते हैं कि प्रशासन की जवाबदेही तय करें। जब तक प्रशासन की जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक कोई भी अपराध रुकने वाला नहीं है और कानून का पालन होना चाहिए। पुलिस प्रशासन की जहाँ तक बात है, पुलिस की जहाँ तक बात है, पुलिस हमेशा हम अपने एक पुलिसिया रवैये में रहती है, एक उसकी हनक में रहती है, सबको वो डांट टपट के चक्कर में रहती है, कैसे धन उगाही की जा सके उस चक्कर में रहती है। बिना मास्क लगाए दरोगा बैठ के वो लोगों के मास्क के चालान काट रहा होता है, उनसे आप सवाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो ही राजा हैं, हम तो भाई बस प्रजा हैं, हमें तो सिर्फ उनकी बात सुननी है, उनके हिसाब से चलना है। नहीं चलेंगे तो आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा, आपके खिलाफ चार्ज लगा दिया जाएगा। तो आप हमारी तरफ से अपनी आवाज़ सरकारों तक पहुंचाएं और इस बात को आगे बढ़ाएं कि पुलिस प्रशासन दोनों की जवाबदेही तय होनी चाहिए।
डॉक्टर मसूद, आपने बहुत ही सही कहा। आखिर पुलिस ही हमेशा कटघरे में क्यों खड़ी रहती है? आखिर उन्हीं पे सवाल क्यों उठते हैं? कहते हैं कहीं अगर सुधार की गुंजाइश है तो उसे कर लेनी चाहिए, क्योंकि किसी एक व्यक्ति की गलती की वजह से पूरे महकमे पे दाग लगता है। कहते हैं कि सभी पुलिस वाले खराब नहीं होते, लेकिन कुछ की वजह से सभी को समस्याएं और सभी को शर्मिंदगी झेलनी पड़ती हैं। मैं चाहूंगा कि इस पे जल्दी से डॉक्टर संजना अपनी राय दें। संजना जी। अविनाश जी, मैं हमारे देश के पुलिस फोर्स को बहुत मानते। इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया के वन ऑफ द टॉप फुल पुलिस फोर्स हमारे देश के वर्दी पहनने वाले पुलिस वाले हैं। और मैं हक से बोलूंगी कि हम 1% एक थोड़ा सा जो गलत करने वालों का जो है, उनके लिए सबको गलत बिल्कुल नहीं बोल सकते, लेकिन जो थोड़े जो गलत करते हैं उसको पहचान के उसको तुरंत, जैसे आपने बोला, सस्पेंशन नहीं, फोर्स से हटाने का जरूरत है। आज हाथरस में जो हुआ, रातों रात उस लड़की के लाश को जला दिया, उसकी घर वालों को देखने को तक नहीं दिया। ये पाप है, अपराध है। और हम अगेन ऐसी चीजों को फिल्मों में देखते, लेकिन सही सच्ची जिंदगी में होते हुए जब सुनते हैं, विश्वास करना बहुत मुश्किल है। और यही कारण है कि आज मैं वापस एम्फसाइज करना चाहती, मैं ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम सबको नहीं, लेकिन ये थोड़े जो गलत करते हैं, इन लोगों को तुरंत सजा मिलनी चाहिए। लेकिन कौन सही कौन नहीं, ये कार्रवाई होना जरूरत है, पता करना जरूरत है, और जो भी गलत उसको तुरंत फोर्स से निकलने चाहिए। बट वंस अगेन मैं ये बोलना चाहती, इंडिया के पुलिस फोर्स दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट पुलिस फोर्स है, और हम बहुत मानते हैं, और उन्हीं के कारण सेफ्टी है। और जहां गलत होते हैं, वहां अगर कोई गलत के साथ देने वाला है, उनको तुरंत हटानी चाहिए। हम अपनी चर्चा यही समाप्त करते हैं। पूरे देशवासियों की केवल एक ही मांग है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, और एक हम उदाहरण पेश करें कि दोबारा ऐसी कोई हरकत ना हो। जय हिंद, जय भारत।